चलिए, आज इस नए डिजिटल स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज आप लोगों को हम जो नए चैप्टर की बात कहे थे कि चालू करेंगे, वही नया चैप्टर है। पुराने चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर आपने जो अध्ययन किए हैं उसको आप रिवीजन रखिएगा, और नए चैप्टर को मैं प्रयास करूंगा कि बहुत इजी प्रोसेस में लेकर चलूँगा। सभी बच्चे वीडियो देखें। जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, किसी कारण से उनको इश्यू ऑफ शेयर में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उनके लिए बेहतरीन मौका मिल गया कि नया चैप्टर आज से मिल गया आपको। तो नए चैप्टर में क्या होता है कि 1-2 दिन आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, लेकिन जब गौर से 1 या 2 या 3 दिन तक वीडियो निश्चित रूप से देखना चालू कर दीजिएगा, तो हमें भी आपको समझ में आने लगेगा। ब्रिलियंट बच्चे हैं वो तो एक पहला ही वीडियो समझ लेंगे। तो जो चैप्टर हम आप लोगों को सूचित किए थे कि चालू करेंगे, कंपैरेटिव, देखिए इसका नाम है कंपैरेटिव। गौर से थोड़ा सा देखेंगे कंपैरेटिव क्या होता है। तो जो आपके प्रैक्टिस सेट में एक चैप्टर बनाए थे, कंपैरेटिव बनाए थे, इसको आप लोग ऐसा शब्द इंग्लिश के ट्यूशन में जो सर लोग डिग्री पढ़ाते हैं, उस डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री एक मिलता था, ये सब है। कंपैरेटिव जो है, यह इसका अर्थ समझते हैं कि यह वित्तीय वर्ष, जैसे हम लोग जो खाता भी बनाते हैं, अकाउंटेंसी करते हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है हिसाब किताब को सिस्टम से रखना, और ऐसा ढंग से रखना कि सरकार को भी दिया जा सके और अपने मालिक को भी अगर हमको जरूरत पड़े तो उसको भी समझा सकते हैं। तो जो हम डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं वो 2 उद्देश्य से रेडी करते हैं। एक तो रिकॉर्ड करते हैं गवर्नमेंट के लिए, और एक करते हैं अपने ऑनर के लिए। तो गवर्नमेंट के लिए हम जो देंगे वो तो देना ही है, खाता भाई आपका करना अनिवार्य है। हर बार वित्तीय वर्ष के अंत में भारत सरकार को जितनी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है वो सारे डॉक्यूमेंट हम लोग को देना पड़ता है अपने हिसाब किताब का। रहा मालिक, तो मालिक भी जानना चाहता है आपसे कि भाई हमारा जो बिजनेस है, पिछले साल हम जो कमाए थे और इस साल जो कमाए हैं उसमें कितना परसेंटेज हमको फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान हुआ है। इन चीज़ों के लिए उस पर डिस्कस करना रहता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 2012 हम साल लिखते हैं और 2013, गौर से समझिएगा, ये पीछे थोड़ा हम चले गए। तो 2012 में मान लीजिए कंपनी के नाम ABC हो गया, ABC हो गया। ABC व्यापारी है, ABC संस्था के नाम है, दुकान के नाम है, फैक्ट्री के नाम है, जिस चीज़ का नाम मान लीजिए व्यापार की दुनिया में। तो ABC के मालिक जो है हमसे पूछ रहा है कि पिछले साल जो हम लोग कमाए थे और इस साल जो आप लाभ दिखाए हैं, लाभ है कोई बात नहीं है, लेकिन किस फील्ड में कितना परसेंटेज फ़ायदा हुआ है उसको हमको बताइए। तो इसलिए यह जो कंपैरेटिव जो चैप्टर हम लोग बनाते हैं, गवर्नमेंट के लिए नहीं बनाते हैं, ये भारत सरकार को देने के लिए नहीं बनाते हैं। यह हम लोग आपसी बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट के लिए बनाते हैं, क्योंकि बिजनेस से जुड़े मालिक, मैनेजर और भी लोग जानना चाहता है कि सर सेल पिछले साल में क्या हुआ था, इस साल कितना परसेंटेज बढ़ा, और भी फील्ड है उसमें नफ़ा कितना परसेंटेज बढ़ा, खर्च पिछले साल के तुलना में सर बढ़ा है कि घटा है। इन सारे चीज़ों को हम जब आपस में तुलनात्मक रूप से देखते हैं उसी को कंपैरेटिव बोलते हैं। जैसे आप देखिएगा, यह लड़का उस लड़का से अच्छा है, कंपेयर हुआ, एक लड़का को दूसरे लड़का से कंपेयर कर दिया गया। तो सबसे कंपेयर नहीं किया गया, बस आप 2 व्यक्ति के बीच कंपेयर, मतलब 2 साल के बीच में जब कंपेयर किया जाता है तो कंपेयरिंग के समय जो कंपेयर होता है उसी कंपेयर को कंपैरेटिव बोला जाता है। मतलब पिछले साल 12,000 में जो आपके पास हिसाब किताब था, लाभ हुआ था, सेल हुआ था, खर्च हुआ था, 2013 में उसमें कितना परसेंट किस में बढ़ा है और किस में घटा है, इसके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए यह चैप्टर बना। यानी मालिक को समझाने के लिए ये चैप्टर बना। मालिक चूंकि आपका पूंजी लगाया है, अरबों खरबों लगाया है, तो वो जानना चाहेगा कि पिछले जो सेल हुआ था
उस साल के तुलना में कितना सेल हुआ, या ये भी जानना चाहता है कि पिछले साल जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था इस तुलना में कितना बढ़ा। ये सारे परसेंटेज के रूप में मालिक जानना चाहता है, और परसेंटेज के रूप में हमारा काम बनेगा कि हम उसको दिखाए और समझाए। इसके लिए चैप्टर जरूरी है सीखना। रही बात काम की, बात बता दें, एग्जाम के दृष्टि से देखा जाए तो अभी तक एग्जाम में इससे सवाल अक्सर जनरली पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें कंपैरेटिव से सवाल पूछता है, और मेरे समझ से लगता है कि अगर इससे मैथ पूछता है तो ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। बस सुनना पड़ेगा, वीडियो को देखना पड़ेगा, तब आसान होगा। अकाउंटेंसी के ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास, आप ऑफलाइन क्लास मेरे करते हैं, लेक्चर देते हैं, जो बच्चे गंभीर रूप से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो उनको निश्चित रूप से समझ आ जाती है। जो बच्चे क्लास में बैठे इधर उधर रहते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो उनको नहीं समझ में आती है। सेम ऑनलाइन में हम आपके सामने नहीं लिखे, आपके पास मेरा लेक्चर डिजिटल रूप में है, उसको सुनना पड़ेगा। जब उसको सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये चैप्टर समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए देखा जाए कि ये जो होता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए क्या होता है, तो कंपैरेटिव में दो तरह का हम लोग को पढ़ना है। कंपैरेटिव जो है, ये कंपैरेटिव में हम लोग को दो तरह का पढ़ना है, हिसाब किताब निकालना होगा। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, और एक पढ़ना है इसमें बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो ये दोनों आपको दो भाग में पढ़ना है। मान लीजिए कि मालिक चाह रहा है कि नहीं भाई हमको आप इनकम स्टेटमेंट दिखाइए, इनकम स्टेटमेंट। तो जैसे आप 11 क्लास में पढ़े थे फाइनल अकाउंट, उसी से थोड़ा आते हैं, वहीं से सवाल है। फाइनल अकाउंट में आप देखे थे 3 चीज़ हम लोग पढ़े थे। एक पढ़े थे ट्रेडिंग, दूसरा पढ़े थे पीएल, और तीसरा पढ़े थे बैलेंस शीट। याद है? तो ये दोनों यहाँ पर एक साथ बनाया जाता है। इस दोनों का नामकरण जो है आपको इनकम स्टेटमेंट बोला जाता है। मतलब इसके बीच में जो तुलनात्मक बातें होती है, इसके लिए जो हम लोग को पढ़ना है, ये आपको ट्रेडिंग और पीएल वाले इनकम स्टेटमेंट में आएंगे, और बैलेंस शीट में जाएंगे। यानी आपसे फाइनल अकाउंट जो बना होता है ट्रेडिंग और पीएल एक पेज में बनाते थे, उसका पिछले साल के क्या हिसाब किताब था ट्रेडिंग और पीएल का, और प्रेजेंट ईयर का क्या हिसाब किताब है, दोनों का कंपेयर मालिक मांग सकता है। तो उसके लिए इनकम स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा। चलिए, पिछले साल का जो बैलेंस शीट था और इस साल के बैलेंस शीट में क्या डिफरेंस है, कितना एसेट बना, कितना लायबिलिटी बना, कितना बैंक ओवरड्राफ्ट बना, ये सारे को जब कंपेयर करेंगे तो ये बनेगा। तो आप एक जब सवाल जो भी मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको उस वक्त मिल जाएगा कि आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना है कि बैलेंस शीट बनाना है। सवाल वह स्पष्ट देगा, इसके लिए चिंता फिक्र रहिए। सिर्फ लेक्चर को सुनिए और निश्चित रूप से सुनिए। मैं तो कह दिया ना, ये चैप्टर आपको क ख जैसा बना दूंगा, मेरा दावा है। बहुत प्रयास किया हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, और ये जो आज नई क्लासरूम में आपको दे रहा हूँ, ये इसके लिए भी बहुत मेहनत की है, बहुत दिमाग लगाएं। आप सुनना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। तो ये बैलेंस शीट आपको मिलेगा। तो ये बनाना है कि ये बनाना है, ये ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट आपको पढ़ाएंगे। अब जब ये खत्म होगा, 10 गो क्वेश्चन इससे बन जाएगा, तो अब इसमें जाएंगे, इसलिए इसको दिमाग से हटा देंगे। हो सकता है कि प्रैक्टिस सेट से जब बनाएंगे तो पहले हई दिया है, कभी हई दिया है, ऐसे मिक्स करके दिया है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इनकम स्टेटमेंट वाले सवाल को पहले डील कर लेंगे, बुक से भी डील करेंगे, और जब दोनों से खत्म हो जाएगा तो तब तक ये समझ आपको आ जाएगा, और जब समझ में आ जाएगा तो बैलेंस शीट में भेजेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब इस कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में हम लोग सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट के बारे में, इसका कुछ रूल है, बहुत सिंपल रूल है, ये हल्का है, एक बीता कॉपी के पेज में इसका मैथ बन जाता है, थोड़ा सा गुना भागा इसमें ज़्यादा है। तो इसका रूल हम लोग पहले समझ लेते हैं पीडीएफ के रूप में। तो आइए सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपके सामने रूल पड़ा हुआ है, और निश्चित रूप से देखा जाए तो एक कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का रूल है। जो यहाँ पर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का रूल है, तो यहाँ पर गौर से देखिएगा, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का रूल है। ऐसा ही आपके कॉपी में एक डायग्राम होना चाहिए
जैसे यहाँ पर एक पार्टिकुलर का लाइन लीजिएगा, चमड़ा लीजिएगा, ये 2013, 2012, 13, ये 4 जो कॉलम है, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम आपको एक जैसा लेना है, मतलब आपस में एक एक स्केल मान के ले लीजिएगा। और सबसे पहले आपको नेट सेल खोजना है सवाल में, तो नेट सेल आपको निश्चित रूप से मिलेगा, नेट सेल लेना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड, ये आपके सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिला रहेगा, इसको लिख लेना है। अब इसमें यहाँ इसका अमाउंट यहाँ लिखाएगा, यहाँ लिखाएगा, इसका अमाउंट यहाँ लिखाएगा, और इसमें से इसको घटा कर यहाँ लिखिएगा। तो ये 2012 का जैसे कीजिएगा उसी तरह आप 13 का अमाउंट भी होगा सवाल में, उसको भी लिखिएगा और यहाँ घटा के लिख दीजिएगा। पहले इधर का पूरा समझ लीजिए। अब जो इसमें से घटाइएगा, जो यहाँ लिखना है, यहाँ जो ये वाला में लिखना है घटा कर, ये वाला में, और उसके सामने क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये जो ये मान निकल के आएगा, ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आपके लिए हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में जब सवाल में एक्सपेंस वगैरह मिलेगा, उस एक्सपेंस का अमाउंट यहाँ लिखना है और यहाँ लिखना है, और तब घटा दीजिएगा। इस ग्रॉस प्रॉफिट से घटाइएगा। अगर ग्रॉस प्रॉफिट में घटा रहे हैं और कहीं प्रश्न में इनकम दिया होगा, किसी प्रकार की इनकम, तो इनकम नहीं दिया होगा तो छोड़ दीजिएगा, दिया होगा तो लिख लीजिएगा, उसका अमाउंट यहाँ लिखकर, और तब इस अमाउंट में क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। और घटाने के बाद और जो जोड़ने वाला इनकम होगा, एक्सपेंस घटेगा, इनकम जुटेगा। जो फाइनल अमाउंट, जो फाइनल रूप से आएगा यहाँ लिखाएगा, और फाइनल रूप से अमाउंट बच के आएगा यहाँ लिखाएगा। इस अमाउंट के सामने अपने से लिखना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब ये प्रॉफिट है, इस सवाल में प्रॉफिट निकल के आ गया। देखिए प्रॉफिट कब है, बिफोर टैक्स के पहले का प्रॉफिट है। इसके सामने अपने से ये लिखना होगा लाइन, ये लिखना होगा आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ बच जाएगा। अब इसमें से क्या किया जाता है, सवाल में इनकम टैक्स दिया रहेगा, कभी अमाउंट दिया रहेगा और कभी परसेंटेज दिया रहेगा। तो दोनों में से जो होगा उसको यहाँ लिखना होगा, उसको लिख लीजिएगा, फिर यहाँ लिख लीजिएगा। अब फिर इसी में से इसको क्या कीजिएगा, घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा यहाँ लिखाएगा, और इसको बोला जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स हो गया, यानी इस प्रक्रिया को करने के बाद ये आपका काम हो गया। अब इधर आइएगा, इंक्रीज डिक्रीज निकालना होगा। तो ये जो अमाउंट हम सर्किल ले रहे हैं, इसमें से ये अमाउंट इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर 300 दिया है, गौर से देखेंगे 300 दिया है और यहाँ 200 रुपया दिया है। तो यहाँ घटाने के बाद जो 100 रुपया बचेगा यहाँ आपको लिखना है। क्लियर, यहाँ लिख देना होगा। इसी प्रकार इसमें से घटा कर यहाँ लिख दीजिएगा। इसी प्रकार ये वाला अमाउंट में से इसमें से जो घटा के आइएगा यहाँ लिख दीजिएगा। इसी प्रकार एक्सपेंस के सामने जो ये मान लीजिए 500 है, यहाँ 500 है और यहाँ 300 है, तो ये घटा दीजिएगा और 200 जो बच रहा है इसमें लिख दीजिएगा। तो इसमें अभी इंक्रीज आएगा या डिक्रीज, कम भी आएगा तो इसी में लिखा है। जैसे मान लीजिए इधर 1000 है, इधर 1300 है, तो 300 कम है तो माइनस के चिन्ह देकर इधर लिखेंगे। इस प्रकार घटा कर इसमें इंक्रीज डिक्रीज सब लाइन के सामने काम करते चले जाएंगे। जब हो जाएगा तो इसमें परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए एक सवाल बनाएंगे इस रूल के बाद, तो आप उसको समझ लीजिएगा। जब परसेंटेज बनाया जाएगा तो इसी रूल का प्रयोग किया जाएगा। ये रूल आपकी स्क्रीन पर है, फार्मूला इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब यहाँ पर ये जो अमाउंट आ रहा है इस बॉक्स में, वही अमाउंट यहाँ पर बैठाया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ गुना 100 फार्मूला में याद 100 बैठेगा हर हाल में। और प्रीवियस ईयर के अमाउंट यानी इसमें का जो भी अमाउंट है वो ले जाकर यहाँ बैठाया जाएगा। इस प्रकार आपका ये रूल हुआ। इस रूल का PDF आपको मिल जाएगा। जो वीडियो खोलते हैं उसी के पहले डॉक्यूमेंट मिलता है, उसमें इसको हम रख देते हैं। और इसके करने के बाद ये जब हो जाएगा तो इसके बाद जो सवाल हम बना रहे हैं उस सवाल को गौर से देखिएगा तो निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तो इसके लिए हम फिर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। तो आपने देखा अभी उसका इनकम स्टेटमेंट का पूरा एक डायग्राम बताया, क्या लिखना नहीं लिखना है। अब एक हम मैथ बनाते हैं। मैथ में जाते हैं, सबसे पहले प्रैक्टिस सेट, ये सेट होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में सबसे 85 नंबर पेज में लिखा गया होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। ये 85 नंबर पेज पर
कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट लिखा होगा, इसी में से एक सवाल हम डील करते हैं। जो सवाल का डील करेंगे वो सवाल आपको जो होगा उसका नंबर लिख देते हैं, एक का बी, सॉरी एक नंबर, क्वेश्चन नंबर एक का बी, ठीक है। और पेज नंबर इसमें लिख देते हैं, पेज नंबर 85 है। क्लियर? ये आपका दिया हुआ है। अब गौर से सवाल को हम पढ़ते हैं, उसको भी सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सवाल स्क्रीन पर हम दिखाएंगे। चलिए सवाल स्क्रीन पर आ गया, अब देखते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं से तुलनात्मक आय विवरण बनाइए। फ्रॉम द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कह रहा है क्या बनाने के लिए कह रहा है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। अभी हम बोले कि दो पार्ट इसका है, इनकम स्टेटमेंट है और बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट को छोड़ दिए, एक सप्ताह के बाद आएगा। इनकम स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, तो लिख दिया है बी में कंपैरेटिव इनकम। ऊपर का क्वेश्चन भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग पहले जो पढ़ा रहे उसको इसलिए 2 के बी में दिया है। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में देखिए एक सवाल है, आपके पास सेल है 2 लाख। देखिए सेल के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो पहले 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013 लिखा हुआ है। तो सेल लिखा है 2 लाख, उसके सामने 2,40,000। कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड 1,80,000, 1,90,000। सॉरी हम गलत पढ़ रहे हैं, नहीं गलत पढ़ रहे हैं, देखेंगे सॉरी। सेल लिखा है 20 लाख और सेल्स एक सेल है 13 का 24 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड है 18 लाख, 19 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 50,000, 80,000। इनकम टैक्स 40%, 40%। यह क्वेश्चन हुआ आपके लिए, प्रश्न हुआ। इस प्रश्न को देखकर क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट के लिए आपके हम जस्ट रूल बताए थे, और इस रूल का पीडीएफ में आज आप जो फोल्डर खोलते हैं तो वीडियो देखते हैं, वीडियो से पहले एक देखिएगा, वहाँ पर डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट में खोलिएगा तो इसका पीडीएफ रूल का डाल दूंगा, ठीक है। तो इसका देखिए, इसके लिए एक ऐसा डायग्राम बन रहा है जो अभी जस्ट समझाए। तो आप क्या कीजिएगा, अपनी कॉपी पर ईमानदारी पूर्वक स्केल से लीजिएगा। हो सकता है बोर्ड पर मेरा लाइन थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। अब आते हैं, सबसे पहले आप स्केल से यहाँ क्या कीजिएगा, एक ले लीजिएगा, चलिए पूरा ले लिए। फिर एक और लाइन ले लीजिएगा, 2 हुआ, 3 हुआ। स्केल से बराबर बराबर एक एक स्केल लेना है। हमारे पास बोर्ड पर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप स्केल के सहारा से लीजिएगा। ये पूरे 4 लाइन। सबसे पहले यहाँ लिखना होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एज ऑन। तारीख हम बता देंगे क्या तारीख लिखना होगा इस पर। अब इस पर लिखना होगा पार्टिकुलर। इस पर लिखना होगा 2 साल का सवाल होगा। जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो 2 साल का सवाल होगा। जैसे सवाल हम देख लेते हैं। सवाल देखिए, सवाल में लिखा है 2012, एगो कॉलम में एगो में 13 लिखा है, तो यहाँ 2000 सीधे 12 लिख दीजिएगा और 2013 लिख दीजिएगा। 2 साल जब होगा ना तो ऐसे लिखना है, पहले 13 नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखना होगा तो पहले 12, 13। मान लीजिए 9 और 10 दिया तो पहले 9 और 10 लिखेंगे। मान लीजिए 19 और 20 दिया तो पहले 19 और 20 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लिखते हैं, आप अपने रूल में पीडीएफ मिल जाएगा, उसको कॉपी में लिखते जाइएगा रूल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज। क्या है, इंक्रीज, ठीक है। और डिक्रीज, एक है डिक्रीज, यानी आप इसके मतलब समझ सकते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज का बढ़ना और घटना, ठीक है, बढ़ता हुआ और घटता हुआ। अब आते हैं हम इस पर परसेंटेज के सिंबल दे देंगे। चलिए, ये आपका कॉपी का पूरा पेज हो गया। और नीचा जो है थोड़ा सा लंबा मत लीजिएगा, आवश्यकता अनुसार बढ़ाइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले रूल में सबसे पहले सवाल में सेल खोजा जाता है। तो जो भी सवाल मिलेगा अभी सिस्टम से सजा कर प्रैक्टिस सेट बनाए कि आपको समझ में आ जाएगा। किताबें इधर उधर कर दिया है, इसलिए प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, और प्रैक्टिस सेट आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास सेल है, तो सेल यहाँ पर लिखेंगे, स्पष्ट रूप से सेल लिखेंगे, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। सेल, चलिए सेल्स का अमाउंट देखिए, 12 का लाइन हो गया, 13 का लाइन हो गया। तो 12 में सबसे पहले 2 लाख, 20 लाख है तो 20 लाख लिख दीजिए। चलिए 20 लाख लिख दिए।
उसके बाद है 24 लाख दिया, 24 लाख दिया है, 24 लाख लिख दिए। अब देखिए सेल में से घटता क्या क्या है। तो ट्रेडिंग आप बनाए थे तो सेल में से सेल रिटर्न घटता था। जैसे हमको निकालना है एक्चुअली ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का मतलब होता है कि जितना के सेल किए हैं वो होना चाहिए, उसमें से जो रिटर्न है उसको हटा दीजिए, और वस्तु जितना में खरीद के लाए हैं वो हटा दीजिए, और वस्तु लाने होने पर जो खर्च है उसको हटा दीजिएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। लेकिन उतना लंबा सवाल अभी आपको नहीं मिलेगा, हम सवाल पर देखेंगे। सेल दिया है और कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड दिया। कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड का मतलब होता है कि हम जैसे पेन है हम बेच रहे हैं 20 रुपया में, बेच रहे हैं 20 रुपये में। आज तो पूछिएगा सर खरीद के कितना में लाए हैं, तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड 18 रुपया है, मतलब इस वस्तु का मूल्य 18 रुपया है। तो आप ही बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ। 18 रुपया में लाए हैं और 20 रुपये में बेचते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपया। इसलिए यहाँ पर माइनस क्या कर दीजिएगा, माइनस का चिन्ह दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और दिया है 18 लाख, 18 लाख हटा दीजिएगा। इसमें दिया है 19 लाख, इसके नीचे 19 लाख लिख दीजिएगा। और इस प्रकार लाइन जो है आप ईमानदारी पूर्वक स्केल से लीजिएगा, जितना ही सुंदर ढंग से लिखिएगा उतना ही अच्छा मार्क्स इसमें मिलता है, दिखने में अच्छा लगता है। अब इसमें से क्या करेंगे हम लोग, सेल में से इसमें से घटाएंगे। तो ये 20 लाख में से 18 लाख घटेगा तो कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा। 24 लाख में से 19 लाख घटेगा तो कितना बचेगा, 5 लाख बचेगा, ठीक है। ये काम हो गया। इस प्रकार फिर हम इसके सामने क्या लिखेंगे, ये 20 लाख में बेचे हैं, 18 लाख उसका मूल था, तो नफा ही हो गया। इस नफा को लिखा जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जो आप 11 क्लास में पढ़े थे, ग्रॉस प्रॉफिट। इसके सामने लिख दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। अब फिर सवाल उठाइएगा। अब दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे कोनो एक्सपेंस हो, एक्सपेंस मतलब होता है खर्च, एक्सपेंस मतलब क्या होता है खर्च, और खर्च घटता है। अगर इनकम होगा तो जुटेगा, यह दिमाग में रखना है। खर्च है तो घटेगा, एक्सपेंस है तो घटेगा, इनकम है तो क्या होगा, जुटेगा। तो एक्सपेंस है, इसलिए हम यहाँ पर माइनस के चिन्ह देते हैं और लिखते हैं इन डायरेक्ट एक्सपेंस। आप स्पष्ट रूप से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अमाउंट है 50,000 और दिया है 80,000। लिखिए, इसको आराम से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान सुनेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 24 घंटा घर पर रहना है, अपने मन के थोड़ा सा बौवाने के लिए इन्होंने बौवा लेते हैं। सरकार कह रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, तो आपके पढ़ने के लिए इस वीडियो क्लास पर टाइम मिलेगा। अब इसमें क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को इस पर लाइन खींचेंगे इसके नीचे तक और पूरा लाइन ले लेंगे, क्लियर। अब इसमें से 2 लाख में से ही घट जाएगा, तो घटेगा 2 लाख से 50,000, तो 1.5 लाख बचेगा। और इस 5 लाख में से 80,000 घट जाएगा, तो 4,20,000 बचेगा, ठीक है। अब ये 20,000 ये जो अमाउंट बच के आया है, ये नेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है, नेट प्रॉफिट है। अगर इनकम रहता तो जोड़ देते, अगर मान लीजिए इस एक्सपेंस से घटा दिए हैं और इनकम रहता तो फिर इसके नीचे प्लस के चिन्ह लेकर इनकम इसमें जोड़ देते, और तब जो अमाउंट आता वो नेट प्रॉफिट होता। लेकिन संयोग से सवाल छोटा है, इसमें नहीं मिला, लेकिन हम बहुत सवाल बनाएंगे। जो सवाल अभी बना रहे हैं उसी को समझिए, प्रत्येक दिन में कुछ ना कुछ सवाल नया बढ़ते जाएगा, हम उसी समय उसको डील करते जाएंगे और आपको समझ में आता जाएगा। तो इस प्रकार ये निकल के आ गया नेट प्रॉफिट, क्लियर। अब नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। अब नेट प्रॉफिट जब निकल के आ गया तो थोड़ा देर के लिए इसमें हम लोग ध्यान देंगे। नेट प्रॉफिट आ गया, तो नेट प्रॉफिट जब आ गया तो नीचे सवाल में देखिएगा इनकम टैक्स। तो देखिए ये थोड़ा सा नेट प्रॉफिट नहीं लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, इसको नेट प्रॉफिट जब इनकम टैक्स दिया है तो इसको लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। मतलब जो हम लोग कमाते हैं ना लाइफ में,
उसमें से पैसा सरकार को भी देना पड़ता है। आपको मालूम नहीं है तो बता देते हैं कि अगर आपके पास कमीनी नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब 5 लाख रुपया साल का कमाने लगेगा और या 5 लाख से ऊपर कमाने लगेगा तो उसमें से कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट को देना रहता है, टैक्स बोला जाता है। इसके बारे में डिटेल आपको समझ धीरे धीरे क्लास बढ़ाएंगे तो समझा देंगे। तो ये जो प्रॉफिट हुआ है ये टैक्स के पहले के प्रॉफिट है, टैक्स पेड नहीं किए, इसीलिए लिख दिए हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब इसका मतलब हुआ कि टैक्स नहीं दिए हैं तब प्रॉफिट मेरे को कितना हुआ है, 1.5 लाख हुआ है और 4 लाख 20 हजार हुआ। ये प्रॉफिट उस वक्त का है जब हमको प्रॉफिट मतलब हुआ है लेकिन टैक्स अभी नहीं दिए हैं। अब इसमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा टैक्स, टैक्स इसके में माइनस होगा। अब टैक्स दिया है आपको, ऐसे टैक्स को सवाल में देख लीजिएगा, सवाल में टैक्स को 86 नंबर पे, 1 मिनट देख लिया जाए। हाँ, तो इनकम टैक्स दिया है तो आप टैक्स ना लिखकर यहाँ पर इनकम टैक्स ही राइट होगा, इनकम टैक्स राइट होगा। अब इनकम टैक्स आपको दिया है 40%। तो आप सोच रहे हैं कि सर 40% किसका निकाले, तो देखिए आप जो बच्चे थोड़ा सा कमजोर होते हैं उन समझेंगे। ये 1.5 लाख है, यहाँ पर ऑफ कर देते हैं, यहाँ मान लेते हैं जगह हम लोग को खींच लेते हैं और 1.5 लाख का 40% ऐसे निकाला जाता है, 1.5 लाख का 40%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, यानी अब आपको हो जाएगा ये 60,000। एक बार कैलकुलेटर से भी चेक कर लेते हैं, 40% 60,000 हुआ। कितना निकल के आया, 60,000। इसके नीचे ले आकर हम लोग 60,000 लिख देंगे। फिर इसी तरह 4,20,000 का फिर 40% टैक्स दिया, दोनों का टैक्स 40% दिया है, कोई जरूरी नहीं है कि 40% डिफरेंस भी होगा सवाल में आगे चलकर। तो इस 4,20,000 का 40% फिर निकालेंगे, ये कोई 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब देखिए 4,20,000 का 40%, 1,68,000 आया, ठीक है। तो 1,68,000। अब यहाँ पर फिर एक बिग लाइन लीजिएगा, पूरा यहाँ तक सवाल जहाँ तक आप लाइन लिए चौथा लाइन तक, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो 1.5 लाख में से 60,000 घटेगा तो मौखिक भी घट जाएगा, तो 1.5 लाख में से 60,000 घटेगा तो कितना आएगा, 90,000 आएगा। और 4,20,000 में से 1,68,000 घटेगा, ये आएगा 2,52,000। देखिए इसमें से इसको घटा दिए हैं और इसमें से इसको घटा दिए हैं, क्लियर। 4,20,000 में से 1,68,000 घटा दिए हैं तो एकदम राइट है। अब इसके सामने लिखिएगा नेट प्रॉफिट। अब देखिए 2 गो प्रॉफिट होगा, थोड़ा 2 गो प्रॉफिट होगा। ये प्रॉफिट जो हुआ है कौन चीज है, ये टैक्स का पहले का है, हाई जो प्रॉफिट है टैक्स चुका दिए तब, इसलिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब देखिए यहीं पर सवाल है, ये टैक्स के पहले का प्रॉफिट है, टैक्स के बाद का प्रॉफिट है। जिसे हम कमाए तो टैक्स दिए तब तो हमको नफा हुआ, और जब टैक्स नहीं देंगे तो नफा कुछ और होगा। जैसे 1.5 लाख कमाया था, टैक्स नहीं दिया था तब नफा था, लेकिन टैक्स ईमानदार है, दिया तो 60,000 सरकार को इसमें से दे दिया, तो कितना बचा, 90,000 बचा। तो ये शुद्ध प्रॉफिट हुआ, यही मतलब मालिक का ओरिजिनल फायदा 90,000 हुआ। दोनों में यही चीज़ है। अब ये सवाल एक तरह का बन गया, हम नीचे का ये भाग मिटा देंगे। आप पेन से लाइन नहीं लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा पेंसिल से लाइन ले लीजिएगा, नीचे जब बड़ा हो जाएगा तो उसको जब काम खत्म हो जाएगा तो उसको मिटा लीजिएगा, अब तब पेन से उड़ रहा है। ये खत्म हो गया, सुंदर भी दिखाई दे रहा है, लंबा ज़्यादा नहीं लाइन में चाहिए। ये आप इसको सीखें, अब इसको सीखे तो इसमें थोड़ा सा आगे समझिए, बहुत अब हल्का हो जाएगा। ये काम खत्म हो गया तो ये नर्सरी क्लास की चीज़ है। हाँ 2 लाख का सेल हुआ था, सॉरी 20 लाख का सेल हुआ था, 24 लाख का सेल है। हम आपसे पूछे कि 2012 में कितना के सेल किए थे तो बोलिएगा 20 लाख का सेल किए थे, और 2013 में कितना के सेल किए थे तो बोलिएगा 24 लाख। तो हम आपसे पूछे कितना ज़्यादा का हुआ, मतलब पिछले साल के तुलना में इस साल सेल कितना का ज़्यादा हुआ,
तो 4 लाख का ज़्यादा हुआ। 20 लाख का सेल पिछले साल हो गया था, इस साल 24 लाख का सेल हुआ, तो पिछले साल के तुलना में कितना ज़्यादा सेल हुआ, 4 लाख हुआ। तो यही 4 लाख यहाँ बैठा देना है। ठीक है, फिर देखिए पिछले साल कॉस्ट ऑफ गुड्स का दाम 18 लाख था, अब बढ़ के 19 लाख हो गया, तो पिछले साल के तुलना में कितना वृद्धि हुआ है, 1 लाख वृद्धि हुआ है। तो 1 लाख लिख देंगे, बस हो गया। अब यहाँ आएंगे, पिछले साल यहाँ पर 2 लाख ग्रॉस प्रॉफिट था, इस साल 3 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, कितना ज़्यादा, तो 3 लाख हुआ। पिछले साल 50,000 था इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इस साल 80,000 हुआ, तो इसके तुलना में कितना ज़्यादा हुआ, 50,000 था 80,000 हुआ, तो 30,000 बढ़ा, तो 30,000 लिख देंगे, ढंग से जीरो लिखिएगा। अच्छा यहाँ आते हैं, यहाँ पर पिछले साल 1.5 लाख हुआ था और यहाँ पर 4,20,000 हुआ, तो घटा लीजिए, इससे बढ़ा है घटा है, कोई नहीं, सब में बढ़ता ही जा रहा है, घटेगा उसमें सवाल के दिन हम फिर उस समय समझाएंगे। घटा है तो क्या करेंगे, बढ़ रहा है तो देखिए 1.5 लाख था, अब बढ़ के 4,20,000 हुआ है, तो 4,20,000 में से 1.5 लाख को घटा देंगे तो आया 2,70,000। बहुत हल्का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सवाल यहाँ पर। अब यहाँ 60,000 है, 1,68,000 हुआ, तो बढ़ा कितना, 1,08,000 बढ़ा। ठीक है, और फिर इसमें से 1,60,000 बढ़ा। इस तरह ये आप काम आराम से इसमें से घटा के लिख लेना है, ये काम आपसे हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। तो इसका लगभग 80% सवाल अब बन गया। अब खाली परसेंटेज को निकालना है। परसेंटेज साफ समझिए कि इजी है, खाली सुनिएगा। आपको जो रूल हम पीडीएफ में डाले हैं उस रूल में जाके देखिएगा, एक यहाँ सूत्र लिखे होंगे, फार्मूला करके लिखे होंगे, उस आप पीडीएफ देखिएगा, स्क्रीन पर भी रिकॉर्डर में हम इसको समझाएं। इंक्रीज क्या लिखना है, इंक्रीज या डिक्रीज, आप गुना, यहाँ 100 भी लिखे हैं, गौर से देखिएगा। आइए लिखे हैं प्रीवियस, गौर से देखिएगा, प्रीवियस ईयर ईच अमाउंट, ये सूत्र लिखे हैं। तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल फंडा, इधर को हम हटा देते हैं, यहाँ ला के आपको समझा देते हैं, एक यहीं पर निकाल देते हैं। तो देखिए इसका निकालना होगा, ये सब निकालना पड़ेगा, नहीं चाहिए लंबा अब लिखने का। तो सबसे पहले 1 नंबर देते हैं, सेल का निकालते हैं परसेंटेज, सबका परसेंटेज, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 को परसेंटेज 8 बार निकालना होगा परसेंटेज, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इंक्रीज या डिक्रीज, ये लाइन है इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज में कितना है, 4 लाख है, तो 4 लाख बैठाइए, जिसका निकाल रहे हैं उसी के सामने देखेंगे। हम सेल का निकाल रहे हैं, सेल का इंक्रीज या डिक्रीज में कितना है, 4 लाख है, सब में डिक्रीज हुआ, किसी में इंक्रीज नहीं हुआ है, सब में बढ़ा है, 4 लाख हुआ। और गुना 100 लिख दिए, और नीचा ई अमाउंट, प्रीवियस का मतलब होता है कि इसका निकालना इतना गुना 100 अब बट्टा 20 लाख प्रीवियस में। अब यहाँ 2 लाख दे दिए, अब इसको कटा देंगे, जब कटाएंगे तो कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो देखिए काटना भी आसान होगा, ये 4 लाख है, ये कट जाएगा, 5 मरतबे कटेगा, ये 20, यानी 20% आया। तो यहाँ पर 20% बैठा देंगे। परसेंटेज मन करे तो लिखिए, मन करे तो नहीं लिखिए, परसेंटेज ऑलरेडी बक्स से है। अब उसी तरह आइए इसका दूसरका का निकालेंगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड ऑफ सोल्ड दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका देखिए, इसका सूत्र कह रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, तो इंक्रीज और डिक्रीज में 1 लाख है, तो 1 लाख लिख देंगे, गुना 100 लिख देंगे, सूत्र में 100 भी है। अब प्रीवियस ईयर के अमाउंट, इसका प्रीवियस ईयर के अमाउंट हाई होगा, लेकिन हाई देखिए जिसका निकालिएगा सब फॉर्मूला में नीचा बैठते चल जाएगा, हाई ऊपर बैठेगा और गुना 100 हो जाएगा, ये ऊपर बैठेगा गुना 100, और जिसका निकालिए उसका नीचा वाला, जिसका निकाल रहे हैं तो ये 18 लाख इसके नीचे बैठा देंगे। अब 18 लाख निकल जाएगा,
तो ई हो जाएगा आपको पॉइंट में आएगा, आप पॉइंट में लिखिएगा तो पॉइंट आया तो पॉइंट में लिखना होगा। फिर इसका हम एक निकाल देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, गौर से देखेंगे। अब दूसरा निकाल देते, तीसरा का निकाल देते, तीसरा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट के शॉर्ट में जीपी भी लिख सकते हैं। अब इसका निकालना होगा तो 3 लाख है, 3 लाख है गुना 100 सूत्र कह रहा है। आज जिसका निकाल रहे हैं उसके ठीक ये वाला पिछला प्रीवियस अमाउंट 20 लाख है, तो 20 लाख बैठा दीजिए। 20 लाख नहीं है, सॉरी 2 लाख है, 2 लाख। अब इसको ज़्यादा कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, इसको काट दीजिए, कट गया, काट दीजिए, ये 50 हो गया, 150% हो गया, तो यहाँ पर 150% लिख दीजिए। इसी प्रकार आपका सिलसिला क्या होगा, चलता रहेगा। अब इसका निकालना होगा तो इसको सबसे पहले ऊपर बैठा दीजिए, 3 लाख तो 30,000 है गुना 100, अब भागा किसका बैठा दीजिए, इसके सामने वाला ए अमाउंट जो है 50 है, इसको बैठा दीजिए और इसको कटा दीजिए। कटाने आपको आ जाना चाहिए, ये 2 गो जीरो से 2 गो जीरो 3 काट दीजिए, काट दीजिए, 20 यानी 60% आया, तो 60% यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, इसका भी निकालना होगा, तो सबका आपसे निकल जाना चाहिए। इसी को बनाइएगा, बन जाएगा, में भी नहीं दिक्कत होए। तो यही आपका कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, बस यही कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, कुछ नहीं करना है, बहुत हल्का है। वीडियो को दोबारा सुनिएगा, जिसको दिक्कत होगा समझ में आ जाएगा। तो हम आज इसको पूरा बना लीजिएगा, जब पूरा बन जाएगा तब वैसे कंडीशन में होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क बनाना होगा। होमवर्क बनाना होगा आपको, एसके सिंह के बुक में होमवर्क दे रहे हैं। एसके सिंह का जो बुक आपके पास है, बुक से सवाल दोनों से लेकर चलना ही पड़ेगा, काम चलाना पड़ेगा। बुक से सवाल है तो बुक का जो पेज नंबर, सेकेंड पेज में पेज नंबर है, उसमें 254 पेज पर जाइएगा, तो 54 पेज पर जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा। 254 पर जाइएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 निकालिएगा। एसके सिंह का बुक होना चाहिए, उस पर आराम से बन जाएगा और ये बनाकर भेजिएगा। ये हम चेक करेंगे, प्रयास करेंगे। कल हम सुबह जब वीडियो, अब डेली लगभग सुबह हो जाएगा, क्योंकि घर में जब स्टडी हो गया तो दिक्कत नहीं आएगा। अरे थोड़ा सा कभी कल दिक्कत हो जाता था, लेकिन अब नहीं आना चाहिए। गॉड का मंजूरी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको क्लास अच्छा से डेली 5 बजे मिल जाएगा। आप प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हमको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। जो पिछला वीडियो हम आपको जिस बोर्ड पर दे रहे थे, जिस लाइट में दे रहे थे, उसके कंपेयर में इसका लाइट क्या रहा आपसे जानेंगे। क्योंकि आप अकेले में हैं, उसका डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर इसको व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो के बारे में। लाइट बढ़ाना पड़ेगा कि लाइट घटाना पड़ेगा, कि लाइट परफेक्ट है, ज़रूर इसका हमको अच्छा तो अच्छा लिखकर भेजिएगा, कब करना वो भी भेजिएगा। थोड़ा हम जानना चाहेंगे, आपका जब राय आएगा तो उसको पालन होती है, मंजूर करते हैं। तो इसको काम चलाए, नए बच्चे हैं ईमानदारी पूर्वक देखे समझे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो बच्चे नहीं देख पा रहे उनको भी देखने के लिए बोलिए। चलिए, आज के क्लास में मैं आपसे विदा लेता हूँ, पुनः फिर मैं नए इसका जो क्वेश्चन है लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।